तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं अजय नायर से। हाँ अजय जी। सर नमस्कार। नमस्कार अ, नमस्कार। सर मेरा एक्चुअली डाउट था ये D1 और D9 के रिगार्डिंग। जी जैसे जैसे सर D1 का जो भी प्लैनेट जहाँ पे भी बैठा है, जैसे केंद्र हम्म, त्रिकोण हो, वो D9 में अगर 6 8 12 में जाता है तो पावर लूज करता है। जी मुझे सर वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में जानना है, जो D1 में ठीक है, त्रिकोण या केंद्र में है, और वो एक्चुअली वर्गोत्तम मीन्स वर्ग में उत्तम, तो वो जी पावरफुल तो होता है। लेकिन जी। पावरफुल लेके वो अगर 6 8 12 में D9 में जाता है तो सर वो उसका फलित कैसे करें? बहुत ये बहुत ही उम्दा आपका प्रश्न है। ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, केंद्र और त्रिकोण वो किसी भी वर्ग चार्ट में हो, वो अच्छा ही माना जाएगा। कोई भी ग्रह किसी भी वर्ग कुंडली के अंदर आप चले जाओ, अगर केंद्र त्रिकोण की हम बात करें तो हर वर्ग चार्ट में उस ग्रह को ताकत देता ही देता है। अगर ग्रह वर्गोत्तम हुआ तो उत्तम तो हुआ, पर उसकी प्लेसमेंट फिर भी कंसीडर की ही जाएगी। जैसे हमारे ज्योतिष में सूत्र है कि जब हम कह देते हैं कि केंद्र स्थान ग्रह को ताकत देते हैं, तो ये चीज ऐसी है ज्योतिष, इसमें प्रश्न पे प्रश्न चलता ही रहता है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि केंद्र तो चार हैं, तो चार भाव हैं, तो हम कैसे समझें कि किसमें सबसे ज्यादा ताकत है। अब ताकत तो है। अगर हमने कहा कि आपका गाड़ी दिलाने वाला ग्रह केंद्र में बैठ करके शक्तिशाली है, और वो शक्तिशाली की डेफिनेशन को समझ नहीं पा रहा है। वो ये समझना चाह रहा है कि भी जो शक्ति का मतलब क्या ये है कि मैं बहुत सारी मल्टीपल गाड़ियां रखूंगा, या मैं बहुत ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां रखूंगा, या गाड़ी का लेवल क्या होगा। क्या मैं 10 लाख की गाड़ी में चलूंगा या 1 करोड़ की गाड़ी में चलूंगा। क्योंकि गाड़ी की प्राप्ति होना भी तो शक्ति से ही देखा जाएगा। पर इस हिसाब से तो हर व्यक्ति का ग्रह है, आज के देश समय को देखें तो फिर तो केंद्र में ही माना जाए। तो फिर वो 6 8 12 में इसका क्या लेना देना हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, वो बड़े क्लैरिटी से समझने की आवश्यकता है। और अभ्यास करके, अभ्यास करने का तात्पर्य होता है जब आप बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं और ईमानदारी से उनसे बातचीत करते हैं और उनकी लाइफ को आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो अब वो आपको बता देते हैं कि वो कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं। वो लोन से आई है या अन्य किसी व्यक्ति से कर्जा लेकर के आई है, या अपने डाउन पेमेंट देकर के आई है, किस तरीके से आई है गाड़ी। गाड़ी तो आ गई, पर गाड़ी का तरीका क्या है। अगर ग्रह त्रिकोण में होगा तो स्मूथनेस देगा। अब ये स्मूथनेस का मायने क्या हुआ, कि इसका मायने ये हुआ कि हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। घर में आपके 30 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आपका एक दिन सुबह मूड बना कि गाड़ी ले लेते हैं। अब वहां जाकर के आपने एक टारगेट लिया कि 15 से लेके 25 लाख तक की जो समझ में आ जाएगी हम ले आएंगे, क्योंकि पैसा बहुत पड़ा है। अब आप 4 5 शोरूम पर जाते हैं और जो मन पसंद आ जाए, आपको जो मॉडल अच्छा लग जाए। अब यहाँ पर गेम है ही नहीं कि 3 लाख कम में करना है कि 5 लाख ज्यादा में करना है, क्योंकि आपके पास एनफ मनी। और जाते हैं, ऑर्डर दे करके घर पे आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है। इसे कहते हैं स्मूथनेस। ताकत का मतलब क्या है, कि हमारे पास परचेज करने की ताकत है। अब वो चाहे लोन के द्वारा आए, चाहे कैसे भी आए,
अब ये ताकत का मतलब ये हुआ कि हमारे पास मल्टीपल चीज लेने की ताकत है, एक नहीं। अब या एक का कंसेप्ट खत्म हो गया है, यहां पर मल्टीपल चीज। अब वही चीज वर्गोत्तम हो जाता है। मान लो हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी वाला ग्रह ही वर्गोत्तम हो गया, जिसने गाड़ी देनी है वही वर्गोत्तम हो गया। हम ये समझ लो कि ये एग्जाम्पल चल रहा है। अब वही वर्गोत्तम तो हो गया, हमने सुना है तो उत्तम है। अब उत्तम होने से हमें वो गाड़ी तो देगा, ये तो निश्चित मान। अगर बिना उत्तम हुए 6 8 12 में जाता तो बहुत ज्यादा तकलीफ दह स्थिति हो सकती थी। परंतु यहां पर उत्तम होने से चीज परचेज करने की पावर तो आपके पास भगवान ने दे दी, पर जैसे ही छठे में जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। स्ट्रगल से आएगी, है वर्गोत्तम, स्ट्रगल से आएगी, विदाउट लोन नहीं आएगी। हो सकता है जो दुकानदार ने जिस समय कहा है उस समय वो डिलीवरी भी ना दे। अब अष्टम में हम मान लें, अष्टम क्या है, हुमिलेशंस देता है। हुमिलेशंस हमें जब कब मिलता है, जब हम बहुत लग्जरी आइटम परचेज करते हैं और उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस गाड़ी में तो ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, या तो ये बड़ी ब्रांडेड कंपनी है और इसने ये भी गारंटी ये वारंटी ये फलाना। अब आपने गाड़ी चलाई, चलाने के बाद एहसास हुआ यार गलती हो गई, गाड़ी तो ले ली पर गाड़ी गड़बड़ ले ली हमने। जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो मीट आउट ही नहीं हो रही। तो हो गया अष्टम का प्रॉब्लम। अब हम गाड़ी वापस भी नहीं दे सकते क्योंकि तो नियम ही नहीं है। आप करे जाओ बहस। अब आपका मन क्या करेगा, यार मैं साल 2 साल चलाऊंगा और इसको है ना सेल आउट कर दूंगा, बस मजा नहीं आ रहा है। हमने तो कुछ का कुछ सोचा था, एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा था वो लिखा था, और आप कहेंगे यार चीटिंग टाइप की हो गई। पर उस चीटिंग को जब भी आप किसी को बताओगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई जो गाड़ी दी थी इसकी ये कीमत है, हमने जो कहा वो ठीक है वो यही है। आपके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल देंगे कि आपने ही गलत सोच लिया। कोई बात नहीं। तो वर्गोत्तम ग्रह ने वो चीज दे दी, बट ह्यूमिलेशंस भी क्रिएट करवा दिया, स्ट्रेस भी क्रिएट करवा दिया आपके साथ। 12वें में चला गया वही ग्रह वर्गोत्तम, उसने गाड़ी तो दे दी, पता चला अभी महीने 2 महीने हुए हैं किसी ने हल्का सा डेंट मार गया खड़ी गाड़ी कोई। अब आपको लॉस हो गया, अब आपको खर्चा आ गया। तो ग्रह वो अपने उस चीज के रिजल्ट भी देना नहीं भूलेगा कि वो किस जगह पर किस स्थान पर बैठा है। आप सोचिए कि जैसे अजय नायर जी, मान लीजिए आप गवर्नमेंट में एक बहुत उच्च अधिकारी हैं और एक गांव का आदमी आपसे मिलने आता है और किसी ने कहा भाई साहब जो है वहां बैठे होंगे जा करके मिल लो। पर साहब वहां नहीं बैठ के, अपने ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बाहर जो एक रेडी पटरी है ना वहां पर बैठ के चाय पी रहे हैं। अब कोई कहता है ये साहब है, और उसका दिल नहीं एक्सेप्ट करता, कहता है ये साहब कैसे हो सकता है। ये साहब होगा तो अंदर बैठा होगा, चाय उसके वहीं पर ही आएगी, उसी स्थान पर आएगी, और फिर अच्छी जगह से आएगी। ये पटरी पे बैठ के क्यों पी रहा है, इसका मतलब ये साहब नहीं है, कोई मामला कर। तो वो आपको वो इज्जत नहीं देगा। वो डरता डरता पूछेगा क्या आप वही हैं और क्या आप साहब हैं, पहले कंफर्म करेगा। वो किसी के कहने से नहीं मानेगा। बट अगर आप वही अंदर बैठे हुए मिलते हैं ठाट बाट के साथ, तो जाते एंटर लेने से पहले 2 बार झुक करके प्रणाम करेगा आपको। फिर नहीं पूछेगा कि आप अजय नायर जी हैं और आप इसी पोस्ट पे काम करते हैं, क्या आप श्योर हैं। ये जिंदगी का मामला नहीं है। ज्योतिष भी ऐसे ही काम करता है। ग्रह की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब उसकी प्लेसमेंट कमजोर है तो सामने वाला उसको वैसे ही इज्जत बख्शेगा, और अगर उसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है तो वो अपना रिजल्ट तो दिखाएगा ना। बस यही फर्क होता है। वो वर्गोत्तम तो हुआ पर चीज देगा।
और अगर वैसे 6, 8, 12 में बैठ जाए तो बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। बट कभी कभी हमारे ये प्रोग्राम यूट्यूब पर जाते रहते हैं, आप सभी को मालूम है। यूट्यूब पर सीखने वाले कई बार बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स को से वार्तालाप कर रहा हूँ। प्रश्न स्टूडेंट का है, उसे अपनी कुंडली से मैच करने की गलती कर जाते हैं कि अरे यार मेरा ग्रह जो है वो भी छठे, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है, पर मेरे साथ तो ऐसा है और ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये गारंटी नहीं कि वो ठीक भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम YouTube से देख के सीख जाएंगे, डेफिनेटली कुछ परसेंट तक वो नॉलेज गेन कर लेते। पर अभी आपको तो पता है अजय जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा और पीछे आप क्या पढ़ करके आए हो, आपको वो चीज समझ में आ गई। दूसरा, कुंडली में क्या पता वहां पे क्या दृष्टि लगी हुई है, क्या पता जो ग्रह छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, उस प्लेनेट का डिस्पोजिटर की पोजीशनिंग क्या है। क्योंकि डिस्पोजिटर की तो अभी हमारी बात ही नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल। वो उसको गलत समझ जाएगा, वो कहेगा अरे यार मेरा ग्रह देखो ना, छठे भाव में बैठा है और मैंने तो कोई लोन नहीं लिया, मैं तो गाड़ी वैसे ही ले आया। पर उसने अधूरी बात सुनी ना। उसने ये तो सुना ही नहीं कि अगर ये गाड़ी दिलाने वाला ग्रह मंगल निकल गया और वो नमांश में है तो मामला ही सारा बदल जाएगा। उसको वो सूत्र मालूम नहीं है। बिल्कुल। वो लिख देगा यार ये तो गलत पढ़ा दिया, यार नहीं भी बोलेगा तो अपने मन में सोचेगा यार ये तो सब गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है। उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ज्योतिष में इस शास्त्र को गुरुगम्य विद्या कहा गया है कि गुरु के द्वारा ही, गुरु के मुख से उनके साथ कनेक्शन बना करके ही, गुरु मीन्स योर टीचर, इससे आप अपने मन की बात रख सकते हैं। और वो जानता है कि आपका लेवल क्या है, किस टेक्निक से आपको चीज को क्लैरिफाई करना है, एक अलग चीज है। अभी हमने राशि तुल्य नवांश की बात ही नहीं की। जो लोग हमारे वैदिक ज्योतिष में अभी जो नया डिविजनल चार्ट का कोर्स चला है, तो राशि तुल्य नवांश लगाना बताया है, बड़ी उनके लिए बड़ी अच्छी जबरदस्त टेक्निक है। तो ज्योतिष में काफी सूत्र होते हैं और केस के ऊपर चीजें लगा लगा करके हम उसको टेक्निक को सीखना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है, और हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उसका नेचर अलग है, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कई बार लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं तो वो कहते हैं कि फला व्यक्ति ने ये बात यूट्यूब पर बोला है। भाई पहले जो सिंगल सिंगल वीडियो बना रहे हैं वो बोला है तो बात अलग है, पर अगर क्लास के वीडियो से आप देख रहे हो तो उसमें गलती आपकी भी हो सकती है, जरूरी नहीं उसकी ही है। तो अजय जी, इसमें क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सिस्टमेटिक वे से समझने की आवश्यकता है। कोई भी एक सूत्र ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता। जब हम बेसिक पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं देखो कर्क राशि में मंगल नीच का है। जब हम आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस वाले कोर्स में जाते हैं तो वहां हम चीज बदल देते हैं, हम कहते हैं ये चेक करो कि मंगल का कहीं नीच भंग तो नहीं हो गया। फिर हम एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में जाते हैं, फिर हम कहते हैं नीच भंग तो हो गया, किस लेवल का नीच भंग हुआ है। किसी ने आपके दोष को तो हर लिया, पर कितना दोष हर लिया वो चीज को समझने की आवश्यकता है। आपके ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है और वो आपका 20% माफ कर देता है और पब्लिकली कह देता है कि हमने तो अजय जी का लोन माफ कर दिया। तो अजय जी जानते कि कितना माफ कर दिया, कितना नहीं कर दिया, वो परसेंटेज तो बात ही नहीं कर रहा। इसलिए इसमें बड़े इफ एंड बट चलते रहते हैं, प्रश्न रुकते नहीं और चलते 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 रहते हैं।
जब एडवांस में जाते हैं तो हमें लेवल चेक करना होता है कि दोष जो खत्म हुआ है वो किस लेवल का दोष खत्म हुआ है। फिर उसको हम, नेक्स्ट स्टेप तो हमने बोला ही नहीं कि जिस ग्रह का दोष पूर्ण हो गया, खत्म, अब उसको नवमांशा में कैसे चेक करना है। ये बात तो अधूरी रह गई क्योंकि चैप्टर में तो बात आई नहीं। वो तो उसको कहीं और कोर्स में मिलेगा या किसी और क्लास में मिलेगा, टुकड़ों टुकड़ों में क्लास है, और हर टीचर के साथ ये है। क्योंकि समय से पहले बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली। और बाद में इसलिए सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आपने देखा होगा, मैं लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत जल्दबाजी ना करें ये समझने में कि साहब हम तो सीख गए। ये लंबा विषय है। सिर्फ हम सीख जाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा किस राशि में, ये भाव का लॉर्ड यहाँ चला गया है, थोड़ा बहुत दशा समझ गई, और हमने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम बन गए एस्ट्रोलॉजर। निश्चित रूप से ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप बन गए एस्ट्रोलॉजर, पर आत्म मंथन करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यू नो मच बेटर दैन, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एंडलेस जर्नी है ज्योतिष। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, कभी मत बंद कीजिए आप सीखना। हमेशा कुछ ना कुछ नए पे नया सूत्र आपको मिलता ही चला जाएगा, और कुछ ना कुछ रिफाइननेस आपकी इस सब्जेक्ट में बनती चली जाएगी। कि आपने 6 8 12 तो देखा वर्गोत्तम का, पर क्या उसका डिस्पोजिटर दे चेक करा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, हम कहते हैं मंगल जो है उच्च का हो गया, और उच्च का होकर के वो वर्गोत्तम हो गया। आपके सामने बड़ा बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। किसी व्यक्ति का मंगल वर्गोत्तम हो गया, वर्गोत्तम मीन्स सेम राशि इन D9 एंड D1। अब वो मर्गोत्तम जो ग्रह आपका बना वो हम कहते हैं उच्च का है, मीन्स मकर राशि में मंगल है, D1 चार्ट में, D9 में भी वो मकर राशि में ही है और उच्च का है। सूत्र बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम गए कि क्या वो केंद्र में है, पता चला हाँ यस वो तो केंद्र में ही है, और वो D9 में भी केंद्र में बैठा है। अब तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं हो सकती, हम पहुंच गए डिसीजंस पे। पर सामने वाला व्यक्ति कहता है, मुझे हर व्यक्ति कह रहा है कि मंगल वर्ग उत्तम है, मंगल बहुत पावरफुल है, पर आचार्य जी आज तक मेरे पास अपना मकान नहीं है। तो खाली जमीन ले रखी होगी भाई। नहीं, खाली जमीन भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, हम पिछले इतने वर्षों से रेंट पर रह रहे। अब माथा घूम रहा है। अब जिस एस्ट्रोलॉजर को डिस्पोजिटर लगाना नहीं आएगा वो घूम जाएगा, यार ये हुआ क्या। तो क्या शक करेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। आदमी तो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि तो प्रॉपर्टी मैटर्स है। हाँ, ये तो कह सकता है किसी बात दो हो, मतलब 10 हो और बताए दो, ये तो होता है ना। पर ऐसा भी नहीं होता कि वो जीरो सिद्ध कर दे अपने आप। जब हम उसका डिस्पोजिटर देखते हैं कि शनि ग्रह तो वहां पर नीच राशि में बैठा है नवमांश, उस शनि ग्रह ने सारा गेम बिगाड़ दिया वर्गोत्तम ग्रह का, मंगल ग्रह का। यही बात जब हम लाल किताब में समझाते हैं कि मंगल ग्रह की ताकत शनि पर बहुत हद तक निर्भर करती है, कि अगर शनि बलवान है तो मंगल में दम अपने आप आ जाए। और वो क्या है, देसी फार्मूले टाइप। वैदिक में एक सिस्टमेटिक बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है ना, कि वहां पे डिस्पोजिटर लगाओ, ये लगाओ, स्टेप्स बने हुए हैं। वहां स्टेप्स नहीं, वो सीधा याद करने वाली बात आ।
अब उसमें टाइम लगेगा, सीधा तो बता दिया कि ये देखना कि भाई मंगल में ताकत है कि नहीं है, शनि में ताकत है कि नहीं, शनि बली कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो लाल किताब में भी ज्योतिष सीखने वाले अक्सर ये सिद्ध कर देते हैं कि लाल किताब में दम नहीं। लाल किताब में भी दम था, सिर्फ आपने पहले ही घोषणा कर दी है बिना सही अभ्यास के। ये तो वही वाली बात हो गई है कि हमने आईआईटी का एग्जाम दिया नहीं, हम उसमें एक दो बार बैठे नहीं, और बैठे तो हमने वो पढ़ाई की नहीं जो एक आईआईटी को क्रॉस करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए जो हमें मेहनत करनी है पर डे, वो हमने की नहीं। और फिर हम कह रहे हैं यार लकी खराब है। लक से पहले तो कर्म खराब। तो हमें जब भी ज्योतिष सीखना है, बड़ी साइंटिफिक अप्रोच के साथ सीखना। हम इसे कहते हैं ये डिवाइन सब्जेक्ट है, बट ये कहना नहीं बोलते कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। जो भी विषय पढ़ाया जा सकता है, जिसको सिस्टमाइज किया जा सकता है, वही साइंस है। बट ये साइंस ऐसी साइंस है जो विदाउट डिविनिटी के नहीं समझ में आती। मतलब विज्ञान तो है, बट अगर उसको डिवाइननेस के साथ नहीं सीखा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये आपका कंसेप्ट जो है D1 D9 का, ये हमने बता दिया। थैंक यू सर, प्रणाम, थैंक यू।